नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बीएमएस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शारीरिक स्थान के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है कोष्ठ और आश्चर्य। ठीक है, आज हम जानेंगे इस पूरे टॉपिक के बारे में कि कोष्ठ किसे बोलते हैं, आश्चर्य क्या होता है, और ये पूरा टॉपिक हम इसमें डिफाइन करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी सीरीज चल रही है और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि हम कितना सिलेबस कर रहे हैं। ठीक है, हम आपका ये वाला त्वक शरीर वाला पूरा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम शुरू करते हैं कोष्ठ व आश्चर्य के बारे में। ठीक, कोष्ठ व आश्चर्य शरीर के बारे में हम बात करते हैं। तो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएमएस फर्स्ट ईयर का। अगर आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन 5 या 10 नंबर में आपके एग्जाम में ज़रूर आता है। तो हम आपको क्वेश्चंस भी बताएंगे कि किस अकॉर्डिंग इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि भाई हम कोष्ठ किसे बोलते हैं, क्योंकि चैप्टर के नाम में ही जो हम अध्याय शुरू कर रहे हैं या जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं कोष्ठ है। तो कोष्ठ किसे बोलते हैं? तो यहाँ पे कोष्ठ को क्या कहा गया है? संदूक या पेटी। कोष्ठ का अर्थ होता है संदूक या पेटी। अब संदूक या पेटी का यूज क्यों किया जाता है? किसी चीज को सुरक्षित रखने के लिए। तो इस अर्थ को लेकर हमने कोष्ठ को क्या डिफाइन किया है कि जो कोष्ठ होता है वो हमारे शरीर का मध्य भाग है। मतलब मध्य भाग है जिसके अंदर क्या रहते हैं? हमारे ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि आमाशय हो गया। हमने बात किया था फर्स्ट चैप्टर में, हमने पढ़ा था शरीर उपक्रम अध्याय में कि भाई जो हमारे शरीर होता है वो षडंग शरीर होता है, अर्थात उसमें क्या होते हैं? 2 हाथ, 2 पैर, 4 एक सिर, और बाकी का जो ये मध्य शरीर होता है। तो मध्य शरीर को ही यहाँ पे कोष्ठ बोला गया है। ठीक है, अब हम अलग अलग पढ़ते हैं। इसकी कई डेफिनेशन है, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट पेपर में ये पूछा जाए कि कोष्ठ शब्द क्या होता है, स्पष्ट कीजिए, तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली, ये जो मैंने अभी बताया है। ठीक है, आप इसमें 1 लाइन या 2 लाइन और इम्पोर्टेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आचार्य सुश्रुत ने कोष्ठ को क्या बोला है? शरीर मध्य बोला है। थोरेको एब्डोमिनल कैविटी बोला है। और आचार्य चरक ने क्या बोला है? इसको महाश्रोतस बोला है। महाश्रोतस का मतलब एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, अब देखिए आगे देखते हैं हम इसके बारे में। आचार्य दमोदर शर्मा गौड़ के अनुसार कोष्ठ पद उदर व उदरग्रह अन्वय महाश्रोतस को ग्रहण किया गया। यहाँ पे भी बिल्कुल सेम है। तो मेनली सिंपल सी बात आ गई है कि हमें क्या लिखना है कि आचार्य चरक ने इसको महाश्रोतस माना है और आचार्य सुश्रुत ने इसको मध्य शरीर माना है। और कोष्ठ का अर्थ क्या होता है? संदूक या पेटी जिसमें सामान को सुरक्षित रखा जाता है। इसी का आधार मानकर हमने मध्य शरीर को कोष्ठ कहा है, क्योंकि उसमें आमाशय कृत हमारे ऑर्गन्स क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। ठीक है, तो आप इसको डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन हमारे सामने हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कोष्ठांग के बारे में। तो कोष्ठांग किसे कहते हैं? देखिए, हमने क्या बात की थी, जो हमारा मध्य शरीर है हम उसे क्या कहते हैं? कोष्ठ कह रहे थे। तो जो मध्य शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे कि देखो, ऑर्गन्स में क्या हो गया? हमारा लीवर हो गया जिसे हम यकृत बोलते हैं, आमाशय हो गया स्टमक मतलब। ठीक है, तो वो उनको क्या बोलते हैं? कोष्ठांग। ठीक है, कोष्ठ में रहने वाले अवयव को हम क्या बोलते हैं? अवयव का मतलब ऑर्गन्स, ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? कोष्ठांग। अब देखिए, जो हमारा मध्य शरीर है उसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। अगर हम डिवाइड करके देख सकते हैं, सबसे पहले होता है वक्षगुहा मतलब थोरेसिक कैविटी, इसको चेस्ट रीजन भी बोलते हैं। ठीक है, वक्ष का मतलब चेस्ट रीजन। फिर उसके बाद उदर गुहा का मतलब एब्डोमिनल कैविटी, और लास्ट वाला कौन सा हो गया? जहाँ पे यूटेरस वगैरह रहते हैं, पेल्विक कैविटी, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में श्रोणिक गुहा। ठीक है, तो इसमें स्थित रहने वाले अंगों को हम कोष्ठांग कहते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनकी संख्याओं के बारे में कि भाई कोष्ठ की कितनी संख्या है। तो अब हम बात करते हैं कि आचार्य चरक और सुश्रुत ही बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आयुर्वेद में। तो मेनली इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। डायरेक्ट 2 नंबर में अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपसे ये पूछा जाएगा, आचार्य चरक के अनुसार कोष्ठांगों की संख्या बतलाइए। तो आपको क्या बोलेंगे? आचार्य चरक ने कितने बताए? 15। और आचार्य सुश्रुत ने कितने बताए? 7। ठीक है, ये हो गया। अब आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में, नाम के बारे में, कोष्ठांगों के नाम के बारे में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भाई आचार्य चरक के मत अनुसार कितने मतलब जो 15 बताए गए हैं वो कौन कौन से हैं। तो आप अगर इसको इस सीक्वेंस में याद करोगे, जैसे मैं इन 15 के नाम आपको लर्न करवाऊंगी अभी की अभी, बिल्कुल साथ के साथ आपको लर्न हो जाएंगे। आपको इसी सीक्वेंस से याद करने हैं। ठीक है, इसके लिए आपकी कोडिंग क्या हो सकती है? इसके लिए हो सकती है कि सबसे पहले आपको ये देखना, देखिए आप शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपने शरीर को देखें, मध्य शरीर में। तो हम देखते हैं कि हर्ट। ठीक है, तो हम ऐसे याद कर सकते हैं हृदय।
ठीक है। अब हृदय से बिल्कुल जस्ट नीचे जाएंगे, हृदय हमारा कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या होता है, हमारा क्या होता है, आमाशय। ठीक है, इससे आपको आमाशय याद हो जाएगा। फिर आमाशय के जस्ट साइड में क्या होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, इससे प्लीहा मतलब। ठीक है, फिर आप उसके राइट साइड जाएंगे, आमाशय के राइट साइड क्या होता है, पैनक्रियास, जिसे हम बोलते हैं क्लोम। ठीक है, फिर उसके जस्ट साइड में क्या होता है, राइट राइट साइड क्या होता है, लीवर। ठीक है, ये चारों ऑर्गन आपको याद होंगे। पहले आपको हार्ट से शुरू करना है, फिर आपको आमाशय पे जाना है, फिर आमाशय के लेफ्ट और राइट साइड देखना है क्या क्या होता है। फिर आपको जस्ट आप आमाशय के जब नीचे जाएंगे तो आमाशय में ओमेंटम आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ओमेंटम में जब हम जाते हैं तो हमें क्या आमाशय से नीचे किससे कनेक्ट करते हैं, इंटेस्टाइन से। तो इंटेस्टाइन को हमें याद हो जाएगा पक्वाशय। फिर हमें देखना है कि भाई दो इंटेस्टाइन होती है, एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको ये लर्न हो जाएगा, क्षुद्रांत और स्थूलांत्र। ठीक है, ये आपको वहां से रिलेट हो जाएगा। फिर आप देखिए जो हमारी लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है वो लास्ट में, उसमें आपको याद होना चाहिए सीकम, फिर रेक्टम और फिर एनस। ठीक है, ये आपको एनस तक एलिमेंट्री कैनाल पूरी याद होगी। फिर आप ना डायरेक्ट नीचे चले जाना, आपको ये देखना है कि किडनी का फंक्शन क्या होता है। तो किडनी क्या करती है, यूरिन पासिस का फंक्शन करती है, तो उससे आपको याद हो जाएगा। फिर लास्ट में किडनी, और किडनी क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, आपको यूरिन से याद हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, 15 के 15 आपको तभी की तभी याद हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं सुश्रुत के अनुसार। तो सुश्रुत ने कितने बताए थे, 7 बताए थे। तो आप उन 7 को देखते हैं कौन कौन से बताए थे। तो आपको इसको भी यही सीक्वेंस में याद करना है, इसमें बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए, चरक ने हर्ट लिया था सबसे पहले, सुश्रुत ने भी हर्ट लिया है सबसे पहले। फिर हर्ट कहाँ पे होता है, हर्ट कहाँ पे होता है, लेफ्ट और राइट लंग्स के बीच में। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, लंग्स आ गई, फुफ्फुस। ठीक है, फिर उसके बाद आपको उसके नीचे जाना है। उसके नीचे आपको कैसे जाना है, उसके नीचे आपको जाना है सीधा स्टमक पे। स्टमक उसमें भी था चरक में। फिर चरक ने बोला था कि लीवर और स्प्लीन को अलग अलग रखा था। लीवर को हम बोलते हैं यकृत और स्प्लीन को हम बोलते हैं प्लीहा। तो इसलिए मिला के इनको एक टर्म दी है रक्ताशय, क्योंकि ये रक्त का निर्माण करते हैं। तो इनको क्या टर्म दी गई है, रक्ताशय, इसलिए। फिर उसके बाद अगर देखें तो स्टमक के जो लेफ्ट, और हमने लीवर देख लिया, फिर बीच में क्या आता है, पैनक्रियाज, जिसको आमाशय चरक ने भी रखा है, अग्नाशय को। ठीक है, फिर स्टमक के नीचे जाते हैं तो वो क्या होता है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से नीचे क्या होता है, यूरिनरी ओ सीकम, फिर सॉरी इंटेस्टाइन में ही सीकम होता है। फिर उसके बाद मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर। तो आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है, ये सारे मोस्टली है, लेकिन बस एक लंग्स इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। ठीक है, और एक रक्ताशय नाम दिया गया है। फिर हम आगे देखते हैं। अब देखिए, हमने कोष्ठ के बारे में पढ़ लिया, कोष्ठ की संख्या के बारे में पढ़ा हमने। सबसे पहले पढ़ा कोष्ठ की डेफिनेशन, फिर कोष्ठ के अंदर क्या रहते हैं, कोष्ठांग बोलते हैं ऑर्गन्स को। फिर हमने पढ़ा उनकी संख्या कितनी होती है भाई, आचार्य चरक के अनुसार और सुश्रुत के अनुसार, नाम भी हमने पढ़े। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कोष्ठांग के चरक के अनुसार नाम लिखिए, सुश्रुत और चरक के अनुसार कोष्ठांग के नाम बतलाइए। सीधा 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है। अब हम बात कर लेते हैं आश्रय शब्द की डेफिनेशन के बारे में। आश्रय का मतलब होता है कोई भी स्थान। ठीक है, अधिष्ठान मतलब जिसमें कोई भी विशेष वस्तु रहती हो। ठीक है, आश्रय लेकर रहते हो, जैसे कि मान के चलो हम कहीं पे रहते हैं तो हम क्या करते हैं, आश्रय लेके रह रहे हैं वहां पे। ठीक है, कोई भी, अब कोई चीज खाली होगी तभी तो रहेगी, तो अवकाश युक्त अव्यय को, मतलब अव्यय का मतलब यहाँ पे ऑर्गन टर्म ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, आश्रय। ठीक है, शरीर के वे स्थान जो दोष धातु मल मूत्र आदि का आधार हो, उन्हें क्या कहते हैं, आश्रय। तो ये आपकी डेफिनेशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पे क्या बताया गया, सबसे पहले बताया गया आश्रय का अर्थ क्या होता है, अधिष्ठान, जिसमें अधिष्ठान में क्या होता है, कोई भी वस्तु द्रव्य कोई भी रह सकता है आश्रय लेकर। ठीक है, जिसमें अवकाश युक्त हो, अवकाशित अव्यय को हम क्या बोलते हैं, आश्रय। अब देखिए, शरीर के वे स्थान, अब शरीर से कैसे रिलेट किया गया है इसको, शरीर के वे स्थान जो दोष धातु मलमूत्र आदि के आधारों उन्हें क्या कहते हैं, आश्रय कहते हैं। अब इसकी भी संख्या के बारे में बात कर ली है डायरेक्ट। तो संख्या के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कुछ कॉमन संख्या है। देखिए, आचार्य सुश्रुत वाग्भट और काश्यप के अनुसार कितनी दी गई है, आश्रयों की संख्या 7। लेकिन जो फीमेल्स में दी गई है वो 8 दी गई है। और जो फीमेल्स में इन्होंने 8 दिए, क्योंकि फीमेल्स में इन्होंने मेमरी ग्लैंड को भी लगाया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने 8 दिया। और शाडंगर के अनुसार कितनी है,
शाडंगर के अनुसार भी 7 है, लेकिन फीमेल्स में उन्होंने 10 बताई है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं आश्व के नाम के बारे में, क्योंकि भाई नाम कौन कौन से, तो इसमें भी हम सुश्रुत और चरक के अनुसार ही नाम देखेंगे। तो हमने कोष्टांग के नाम याद किए थे चरक के अनुसार, ओ सॉरी सुश्रुत के अनुसार, वो 7, तो डायरेक्टली आश्व के नाम बिल्कुल सेम है इसमें। ठीक है, जो चरक और सुश्रुत ने दोनों ने सेम बताया, तो सुश्रुत के जो हमने पीछे कोष्टांग लर्न किए थे, अभी जो हम लर्न करके आए थे, उसके बिल्कुल जस्ट सेम है। जैसे कि देखिए, वाताशय लंग, आमाशय स्टमक, पक्वाशय इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, और इसमें श्लेष्मा मतलब ये पेरिकार्डियम, बस हार्ट की जगह ना हमने यहाँ पे क्या लिया है, पेरिकार्डियम लिया है। ठीक है, हार्ट की जो लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम, आउटर लेयर को। तो आप वहाँ से रिलेट कर सकते हैं। रक्ताशय इसमें लिया है, और इसमें मूत्राशय भी उसमें भी लिया था, लेकिन इसमें क्या लिया है, यूटेरस जो फीमेल्स में है वो एक्स्ट्रा माना जाता है। ठीक है, और शाडंगर ने जो 2 बताए वो मेमोरी ग्लैंड को मिलाकर 10 बताए हैं। आपके आगे अब देखते हैं आचार्य गणनाथ के सेन के अनुसार। अब देखिए, आचार्य गणनाथ सेन ने क्या बताया गया है। आचार्य गणनाथ सेन ने बताया है कि जो आशय होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, सगर्भाशय और अगर्भाशय। तो देखिए, जिसके अंदर क्या होता है, शून्य स्थान हो, मतलब बिल्कुल 0 स्थान हो। ठीक है, और जिसके अंदर स्थान ना हो, मतलब एक तो होते हैं जो खाली होते हैं। ठीक है, जो थोड़े खाली होते हैं, जैसे कि आमाशय हो गया, वो पूरा खाली होता है पूरी तरह से। यूरिनरी ब्लैडर हो गया, जब हम खाते हैं तभी उसके अंदर खाना जाता है। ठीक है, अब जिसके अंदर स्थान ना हो, जैसे कि लीवर ठोस हो गया वो, तो इसको ही 2 उसमें पार्ट्स में डिवाइड किया है, सगर्भाशय और अगर्भाशय। अब इसको आगे जाके डिफ्रेंशिएट किया है। सगर्भाशय में 2 पार्ट्स होते हैं, महागर्भाशय और अल्पगर्भाशय। महागर्भाशय कौन से होते हैं, जिनमें शून्य स्थान अधिक हो, जैसे कि आमाशय और मूत्राशय, इसमें काफी स्थान है। और अल्प गर्भाशय कौन से होते हैं, जिनमें कम स्थान हो, मतलब हो तो लेकिन कम हो, जैसे कि वृक्क का मतलब होता है किडनी और मस्तिष्क। ठीक है, मतलब ब्रेन। अब अगर्भाशय में क्या था, जिसमें बिल्कुल भी स्थान ना हो, जैसे ठोसी, कृत, प्लीहा, तो ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। तो ये आपका पूरा टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दें। धन्यवाद।